Good morning, students. Again, हम in continuation with the last chapter that is recording of transaction first part, हम second part में आए हैं. देखिए हम यहाँ पर को अभी क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वाला ही पार्ट चल रहा है. हमने वहाँ पर को क्या देखा रिकॉर्ड करना. हमने देखा सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, जनरल में. हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, जनरल में. और मैंने उस समय वहाँ बताया भी था कि सारे ट्रांजेक्शन को हम जनरल में रिकॉर्ड जनरली नहीं करते हैं. रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास अलग अलग बुक्स अवेलेबल होती हैं. जो ट्रांजेक्शन जिस बुक के होंगे उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो ट्रांजेक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे फिर उनको जनरलाइज किया जाता है. यानी कि जनरल के जो जनरल एंट्री हैं जो हमने की थी वो सारे ट्रांजेक्शन की बनाई जा सकती है, लेकिन हम जनरली उसको बनाते नहीं हैं क्योंकि हमारा जनरल एंट्री बनाने से थोड़ा काम बढ़ जाता है सभी की. अगर हम उनको प्रॉपर बुक्स में रख दें तो हमारा काम काफ़ी कम हो जाता है. इसलिए हम जो ये इजी बनाने के लिए हम उसको अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं. कौन कौन सी बुक्स हैं, पहली है कैश बुक. मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्हें सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है, या इनको कम्प्लीटली इन बुक्स को क्या बोला जाता है, जनरल की सब्सिडरी बुक. तो कम्प्लीटली ये जनरल ही हैं. ये क्या है, जनरल की सब्सिडरी बुक्स. तो कैश बुक जिसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन आएंगे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, यानी कि उधार के कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे. परचेजेज बुक पहले भी बताया है, फिर से सुन लीजिए. परचेज बुक में परचेजेज ऑफ गुड्स, यानी कि अगर सामान खरीदा होगा वो भी उधार, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अगर आपने खरीदा होगा तो ही परचेज बुक में आएगा. अगर आप बोलोगे सर कैश में खरीदा होगा तो किधर आएगा, कैश बुक में आएगा, क्योंकि कैश के सारे ट्रांजेक्शन किधर जाएंगे, कैश बुक में जाएंगे. उधार खरीद के, कौन सी उधार खरीद के, गुड्स की. गुड्स अगर आपने उधार खरीदा होगा तो वो किधर आएगा, आपने परचेज बुक में आएगा. लेकिन अगर आपने फर्नीचर, कोई मशीनरी, कोई एसेट उधार खरीदी होगी तो वो किधर आएगी, वो जनरल प्रॉपर में, यानी कि उसकी जनरल एंट्री बनेगी. उसकी क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी. वो परचेज बुक में नहीं आएगा, ध्यान रखना. कोई भी खरीद परचेज बुक में नहीं आती. परचेज बुक में केवल परचेज ऑफ क्या आती है, गुड्स की रिकॉर्डिंग आती है, वो भी क्रेडिट पे. परचेज रिटर्न बुक, जो सामान खरीदा अगर वो वापस गया है तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा. सेल बुक में इसी तरह से, सेल बुक में हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. अगर गुड्स और सर्विस की अगर उधार बिक्री हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. इनको सेल जनरल परचेज बुक, ये जहाँ जहाँ बुक लिख रखा है उसको जनरल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरल की ही क्या है, सब्सिडरी बुक्स हैं. और सेल्स रिटर्न बुक में सामान बेचा आपने, वो वापस आ गया तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर को करते हैं. अब आते हैं, इन सब के बाद कई सारे ट्रांजेक्शन और बच जाते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये सारी की सारी एंट्री, ये इनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया था, उधार में अगर आपने क्या खरीदी, एसेट खरीदी है तो उसकी एंट्री कहाँ आएगी, वो जनरल प्रॉपर में आएगी, यानी कि जनरल एंट्री में बनाएंगे. तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम केवल पढ़ने वाले हैं कैश बुक, यानी कि ऐसी बुक जिसमें हम केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और हम किसी और उधार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. मतलब ये कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर लाखों ट्रांजेक्शन हुए हैं तो हमने सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं लिखने हैं. हमें उनमें से क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा. हमें उनमें से क्या करना पड़ेगा, उन ट्रांजेक्शन को लेना पड़ेगा. वी हैव टू सेलेक्ट दो ट्रांजेक्शन विच अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, यानी कि जिसमें इन्वॉल्व हुआ होगा क्या, कैश हुआ होगा, यानी कि अकरेंस ऑफ कैश जिसमें होगा उसी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से लेंगे और कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. बाकी के ट्रांजेक्शन को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक में एंटर किया जाएगा. ये ध्यान रखना, ये पहली स्टेज ही है रिकॉर्डिंग की. अब हम वहाँ पर को जनरल एंट्री पढ़ रहे थे सारे ट्रांजेक्शन की, वो बेसिक नॉलेज थी. जनरल एंट्री आने के बाद अब हमें समझना है कि क्या सारे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री ही बनाएंगे. नहीं, हम जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे. हम जनरल एंट्री केवल उन ट्रांजेक्शन के बनाएंगे जो किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं. जो इन बुकों में नहीं आएगी उनकी जनरल एंट्री बनेगी, बाकी सबकी स्पेशल बुक में रिकॉर्डिंग होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं, कैश बुक को हम देखते हैं. तो कैश बुक हमारे कोर्स में केवल दो तरह की कैश बुक है. कैश बुक क्या होती है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हमारे कोर्स में दो हैं, सिंपल कॉलम और डबल कॉलम, दोनों ही मैं अभी आपको बताने वाला हूं. देखिएगा, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ध्यान रखें ये जनरल ही है. तो हमारे पास सिंपल कैश बुक है. कैश बुक क्या है मैं बता चुका हूँ. कैश बुक में जितना भी कैश रिसीट हुआ है और जितना भी कैश पेमेंट हुआ है, किस में, बिजनेस में. ये ध्यान रखना, फिर से मैं बता दूं, ये सारे रिकॉर्ड कौन रख रहा है, बिजनेस. तो बिजनेस रिकॉर्ड रखेगा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यानी कि रिसीट और पेमेंट का रिकॉर्ड होता है कैश बुक.
बिजनेस में आने वाले पैसे का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, और बिजनेस से जाने वाले पैसे का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, क्या, कैश बुक। यही आपने यहाँ पर को समझना है। तो कैश बुक इज द जनरली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ऑल कैश ट्रांजेक्शन मतलब रिसीट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, तो इसी रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर को बनाया कैश बुक। ये सिंपल कैश बुक कौन बनाता है? सिंपल कैश बुक वो बिजनेसमैन बनाता है जिसका बैंक में कोई अकाउंट नहीं होता, जो अपना बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करता। उसके पास केवल केवल क्या होता है, अपने दुकान में रखा हुआ कैश ही अवेलेबल होता है, और उसी को वो रिकॉर्ड करता है, घर रखता है, तिजोरी में रखता है, और फिर से उसी को ट्रांजेक्ट करता है। यानी कि सारे लेखे, यानी कि सारे ट्रांजेक्शन वो किससे करता है, कैश से करता है, और जिसमें बैंक का कोई रोल नहीं होता। आखिर ये कैश बुक आजकल कौन रखता है? ये देखो, जनरली ये अभी कोई नहीं रखता। आजकल सबके बैंक अकाउंट होते हैं, सारे अपना बैंक में क्या करते हैं, अकाउंट खुलवा के पैसा वहाँ रखना पसंद करते हैं। लेकिन छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, या फिर ये पुराने बिजनेसमैन जो होते हैं, वो कभी कभार क्या करते हैं कि अपना बैंक अकाउंट नहीं ओपन करते, अपना मतलब बिजनेस का। तो सारा का कैश को कहाँ रखना पसंद करते हैं वो, या तो अपने जिसे बोल सकते हैं कि अपनी दुकान की तिजोरी में रखना पसंद करते हैं, या फिर वो अपने पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। पर्सनल बिजनेस का अकाउंट नहीं बनाया, पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, तो उस तरह से वो सेव करते हैं। तो वहाँ पर को बनाई जाती है क्या, सिंपल कॉलम कैश बुक, जिसमें ये बोला जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखिए जरा, ये लेजर की तरह होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक मतलब एक बेसिक डिफरेंस है, वो आपको पता चलेगा। देखिए, कैश बुक हमने बनाई, हमने ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, देखो टी शेप आ गया। फिर से आप कहोगे सर ये तो लेजर ही है। नहीं, मैं अभी अंतर बताता हूँ इसमें क्या है। तो इस साइड को हमेशा डेबिट साइड कहते हैं, इस साइड को हमेशा क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। कैश बुक में हम डेबिट साइड को रिसीट साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिसीट। रिसीट मतलब होता है जब भी पैसा हमें मिलेगा तो हमें उसकी एंट्री डेबिट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, यानी कि हम उसके ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। और कभी भी अगर पैसा पेमेंट किया होगा, कैश का पेमेंट होगा, तो हम उसे किस साइड दिखाएंगे, पेमेंट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में दिखाएंगे पेमेंट। वैसे भी अगर आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा ध्यान रखो, कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, और उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। यानी कि डेबिट, डेबिट का मतलब होता है कैश में अगर कैश डेबिट होगा तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा। और बढ़ेगा कब, जब पैसा रिसीट होगा। कैश का कौन सा बैलेंस होगा, कैश एक एसेट है, और एसेट जनरली डेबिट बैलेंस कैरी करती है, और डेबिट बैलेंस होने से वो क्या होती है, बढ़ती है। तो डेबिट होने से बढ़ेगी, मतलब कैश कब बढ़ेगा, जब भी आपको पैसा मिलेगा तभी तो बढ़ेगा ना। तो कैश कब बढ़ता है, तो इसीलिए इसको रिसीट साइड बोला जाता है। और पेमेंट मतलब पैसा जब पे करोगे तो कम होगा, और कैश कम होगा मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करोगे, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जनरली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कैश बुक का डेबिट साइड रिसीट साइड होता है, और कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। इसमें पेमेंट की एंट्री आती है। अब ये किस तरह से लेजर से डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेट का कॉलम सिमिलर है, ये रिसीट है। देखो ये क्या है, रिसीट है, यहाँ पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर नहीं है, आप डाल सकते हो पर्टिकुलर, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है ये लेजर फोलियो। ये क्या है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो वहाँ पर को क्या होता है, वहाँ पर को जब आप लेजर बनाएंगे वहाँ पर को जनरल फोलियो नाम होता है उसका। यहाँ पर क्या होता है, जनरल फोलियो। यहाँ पर को क्या है, लेजर फोलियो। और वैसे भी पर्टिकुलर की जगह यहाँ पर क्या है, रिसीट है, और यहाँ पर क्या है, पेमेंट्स है। अमाउंट वही है। देखिए 4 कॉलम इधर पे भी है, 4 कॉलम इधर ही है। तो आप क्या, आप बोलोगे सर इसमें सिंगल कॉलम नाम क्यों दिया गया, ये भी बताता हूँ मैं। डेट पर्टिकुलर्स या रिसीट LF अमाउंट, डेट पेमेंट LF अमाउंट, क्रेडिट में भी 4, डेबिट में भी 4 कॉलम। तो इस तरह से टोटल कितने कॉलम हो गए, 8। तो ये आखिर सिंगल कॉलम कैसे हो गई? सिंगल कॉलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट का केवल एक कॉलम होता है, सिंगल कॉलम। अमाउंट के कॉलम के कारण से सिंगल या डबल बोला जाता है। डबल कॉलम में अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे दोनों साइड में, डेबिट में भी 2 कॉलम और क्रेडिट में भी 2 कॉलम। अभी हम सिंगल कॉलम पढ़ रहे हैं, तो सिंगल कॉलम में अमाउंट का केवल एक कॉलम होता है। किस साइड में, बोथ साइड। डेबिट में भी एक कॉलम होगा और क्रेडिट में भी एक कॉलम होगा, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल कॉलम। एक कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कैश का ही कॉलम होता है, क्योंकि बैंक तो होता ही नहीं है, बैंक का तो होता ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं होता बैंक का, इसलिए हम इसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। अब बहुत आसान सा है बेटा, ध्यान रखना। कैश बुक एक एसेट है, इस बात को ध्यान से समझना। कैश क्या है, एक एसेट है, और एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। अगर हमारे पास कोई बैलेंस पुराना दे रखा है,
अगर हमें कैश का कोई पुराना बैलेंस दिया होगा कि भाई हमारे पास इतना बैलेंस पहले से है कैश का, तो वो डेबिट में आएगा। हमेशा देना वो किस में आएगा, डेबिट में, क्योंकि कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अगर बैलेंस दे रखे तो उसे हमें डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। चलिए एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं किस तरह से ये होगा। तब हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आ जाता है। इसकी हम जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, समझिएगा, जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। हम जो ट्रांजेक्शन कैश के होंगे उसको कैश बुक में लिखेंगे। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड का मतलब ये है कि नवंबर 1 तारीख को दुकानदार के पास, बिजनेसमैन के पास 30,000 रुपये पड़े थे। इसकी क्या एंट्री हुई? कोई एंट्री इसकी नहीं होती। इसको जनरली बोलते हैं ओल्ड बैलेंस। अभी अभी मैंने बताया था, जब भी हमें बैलेंस लिखना होता है एसेट का, किसी भी एसेट का ध्यान रखना, नहीं कैश ही का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी एसेट अगर होगी और उसका आपने बैलेंस लिखना होगा तो उसको आप हमेशा डेबिट में लिखोगे। क्यों? क्योंकि एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। उसको कहाँ लिखोगे आप? डेबिट में शो करोगे। क्या करके? बैलेंस लिख रहे हो तो आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप हमेशा क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई भी अगर एसेट होगी तो एसेट के बैलेंस लिखने के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का ही यूज़ किया जाएगा, पुराने बैलेंस का। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? कैश एक एसेट है इसलिए इसको डेबिट में लिखा जाएगा। कैश इन हैंड करके नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप ऐसे ही 8 कॉलम बना देंगे लेजर की तरह, और वहाँ पर को लिख देंगे रिसीट साइड में डेट डाल के, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD। टू का यूज़ करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, करें तो अच्छा है, नहीं करें तो कोई बात नहीं। देखिए ये आगे देखिए, नवंबर 1 तारीख को टू बैलेंस BD कितना आ गया? 30,000 रुपये। ब्रॉट डाउन पुराना बैलेंस था इसलिए ब्रॉट डाउन कहा गया। अब यहाँ पर से बहुत आसान है, देखो बहुत आसान सा ये चैप्टर है। आपने बस कैश रिसीट और पेमेंट छांटने हैं। रिसीट होगा तो डेबिट में लिखना है, पेमेंट होगा तो क्रेडिट में लिखना है। आपने ट्रांजैक्शन को छांटना है। क्या छांटना है ट्रांजैक्शन को? अगर ट्रांजैक्शन रिसीट के होंगे यानी कि पैसा मिल रहा होगा तो आपने उनको डेबिट में लिखना है, और अगर पैसा पेमेंट हो रहा होगा तो उनको कहाँ लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। तो बहुत आसान सा है ये। देखिए कैसे, अब यहाँ पर से हम समझ लेते हैं। देखिए कैश रिसीट डेबिट में आएगा सीधे से। कैश रिसीट बोल दिया ना तो डेबिट में आएगा। किससे रिसीव हुआ? गुरमीत से, तो डेबिट में आपके लिखोगे टू गुरमीत, 12,000 रुपये। इंश्योरेंस पेड, पेड मतलब पैसा जा रहा है, क्रेडिट में आ जाएगा। परचेज किया है मशीन, देखो नेक्स्ट में क्या है? फर्नीचर परचेज। और परचेज करने में कोई भी सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो ये भी पेमेंट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। जहाँ भी आपका पैसा पेमेंट हो रहा होगा उसको आपने क्रेडिट में लिखना है। ध्यान रखना किस चीज़ के लिए पैसा जा रहा है उसका नाम जरूर लिखना, कैश का नाम मत लिख देना प्लीज़, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे? पहला टू बैलेंस BD 30,000 डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट है, डेबिट बैलेंस कैरी करती है। कैश रिसीड है तो ये भी डेबिट में आएगा। टू गुरमीत लिखोगे, गुरमीत से पैसा मिला 12,000 रुपये। फिर क्या करना है? इंश्योरेंस पेड है तो ये डेबिट में नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट हुआ है, पैसे का पेमेंट हुआ है। तो आप लिखोगे किसके लिए पेमेंट हुआ है? बाई इंश्योरेंस। क्या लिखोगे? क्रेडिट में लिखने के लिए बाई का यूज़ करते हैं, डेबिट में लिखने के लिए टू का यूज़ करते हैं, तो बाई इंश्योरेंस। फिर मशीन भी खरीदी है, इसमें भी पैसा जा रहा होगा। बाई फर्नीचर 13,800। सोल्ड, सामान बेचने से पैसा आता है, पैसा मिलता है, रिसीट होता है, तो ये डेबिट में आ जाएगा। टू सेल्स 28,000। फर्नीचर पर गुड्स को परचेज किया, देखो यहाँ ही अगर क्वेश्चन इतना ही होता, परचेजेज गुड्स फ्रॉम मुदित, तो ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आता क्योंकि ये उधार का ट्रांजेक्शन माना जाता है, क्योंकि पर्सन का नाम इन्वॉल्व है। सामान खरीदा है मुदित से, लेकिन इसके आगे क्या बोल दिया? कैश। अब जब कैश बोल दिया तो मुदित के नाम से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब भी ट्रांजैक्शन कैश का होता है तो उसमें पर्सन के नाम का मतलब नहीं रह जाता। पर्सन के नाम का तभी मतलब है जब उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो उधार का होता है, और उधार का होता तो कैश बुक में आता ही नहीं। यहाँ कैश का ट्रांजैक्शन है तो जरूर आएगा। अब बताओ, सामान खरीदोगे तो पैसा आएगा जाएगा? ऑब्वियसली पैसा जाएगा। कोई भी चीज़ खरीदने में पैसा जाता है, तो ये भी बाई साइड में आएगा। बाई परचेजेज, बाई मुदित मत लिख देना, बाई परचेजेज। यहाँ पर को आपने पैसा खर्च किया है सामान खरीदने में। परचेजेज स्टेशनरी, यहाँ भी पैसा जा रहा है, बाई स्टेशनरी। कैश पेड टू रुकमनी इन फुल सेटलमेंट 12,500, पैसा जा रहा है यहाँ भी 12,500 रुपये। फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट होगा, इतना दिमाग नहीं लगाना यहाँ को, हमें डिस्काउंट नहीं देखना है यहाँ, हमें देखना है कि कैश दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, अब देखो फिर से कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। कमल का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब कोई कैश ट्रांजेक्शन है तो पर्सन के नाम को हम इग्नोर कर देंगे सीधे। तो कैश में सामान बेचा तो टू सेल्स आ जाएगा 18,200 रुपये। पेड मंथली रेंट, पेमेंट हुआ है। पेड सैलरी, ये भी पेमेंट हुआ है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी पेमेंट हुआ है। बैंक में डिपॉजिट किया तो ये भी पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट होने से ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिट में आ जाएंगे। देखिए
फिर से देखिए, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन मैंने बता दिए थे। ये इन सब ट्रांजेक्शन में आपको पैसा रिसीव हुआ है और इन सब ट्रांजेक्शन में आपको क्या हुआ है, पैसा पेमेंट हुआ है। तो ये बाकी चीज़ें क्या है, देखो बेटा, मैंने इससे लास्ट वीडियो में बैलेंसिंग बताई थी आपको लेजर की। जिस तरह से मैंने लेजर की बैलेंसिंग बताई थी, उसी तरह से बैलेंसिंग आपने यहाँ पे भी करनी है। बैलेंसिंग सब जगह सिमिलर रहेगी। ये टोटल 88,200 कहाँ से आया, मैं फिर बता देता हूँ। हमने क्या करना है, हमने ये जो डेबिट की ट्रांजेक्शन लिखे 1 2 3 4 और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन लिखे। इसके बाद रफ में आप क्या क्या करोगे, इनिशियल स्टेज में, हाँ अभी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपने ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में आपने क्या करना है, इनके टोटल को चेक करना है। डेबिट का भी आपने टोटल कर दिया और क्रेडिट का भी यहाँ तक टोटल कर दिया, 8,000 तक, ठीक है, यहाँ तक टोटल किया। अब आपने देखा कि भैया ज़्यादा कौन सा है, तो जो भी ज़्यादा होगा उसको आपने दोनों साइड लिख देना है। ध्यान रखना ये कैश है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एसेट का बैलेंसिंग करोगे तो डेबिट ही ज़्यादा आएगा, जनरली डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे भी डेबिट ज़्यादा था 88,200, तो एक लाइन छोड़ गई। जो लाइन है इसको हमने छोड़ा हुआ था, ये बाद में लिखते हैं। जो बैलेंस लिखा हुआ ना, ये बेटा बाद में आता है। ये वाली लाइन अभी ब्लैंक मानो। तो 88,200 का जो ये टोटल है, हमने दोनों साइड लिख दिया, जिससे कि हमने ये लगे कि तराजू में बराबर वेट आ जाएगा। लेकिन क्रेडिट कम था हमारे पास, तो क्रेडिट कितना कम था उसका डिफरेंस किया गया और उस डिफरेंस को लिख दिया जो साइड कम है। मैंने मेरे बैलेंस की वीडियो ज़रूर देख लेना। ये 23,400 कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। ये इसका टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, इसमें से क्रेडिट साइड में जो वैल्यूज़ थी उनका टोटल को माइनस कर दिया गया, उसके टोटल को माइनस कर दिया गया। जो डिफरेंस आया 23,400। इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट जो साइड है वो डेबिट से इतने रुपए कम थी। तो हमने क्या करा, बराबर करने के लिए 88,200 बराबर करने के लिए ये जो डिफरेंस है इसको कहाँ डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया, जिससे के कारण टोटल बराबर आ जाए, टोटल बराबर आ जाए, 88,200 बराबर आ जाए। तो बैलेंस को निकाला और फिर इस बैलेंस को क्या करना है, इसी को क्रेडिट में नहीं छोड़ना है, वापस से अगले ही दिन आपने किधर लेना है, ब्रॉड डाउन, अपनी जगह पे ले लेना वापस। क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये क्रेडिट साइड का नहीं है, ये बताता है कि कौन ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा थी किससे, क्रेडिट से। कितने रुपए ज़्यादा थी, 23,400, यही तो बता रहा है बैलेंस बीडी। कैश में ये बताता है कि आपके पास इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा पेमेंट हुआ और इतना बच गया। उसके बाद इतना पैसा क्या हुआ, बच गया, जो हम अगले महीने फिर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये कैश बुक बनेगी। तो ये है बेटा सिंपल कॉलम कैश बुक। ये क्या होगी, सिंपल कॉलम कैश बुक। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि इसमें से पोस्टिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट एंट्री में। पहले आप इसी को समझोगे। इस ट्रांजेक्शन को समझने के बाद आपने क्या करना है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा, बहुत आसान सा है। कैश बुक बहुत ईजी होती है और कन्फर्म एग्जामिनेशन में आएगी। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो यहाँ पर को कहाँ चला गया, ये है, इलस्ट्रेशन ही चल रहे हैं अभी। अगर आपको कैश बुक नहीं आएगी तो बेटा आगे का जो चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने कैश बुक को बहुत आराम से समझना है, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें। अच्छा ये देखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहला वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है और बैलेंस निकालना है कि कैश का कितना बैलेंस बचेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी इलस्ट्रेशन में बताया था। बस आपने चुनना है कि इनको डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैश इन हैंड, कैश एक एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो इन हैंड यानी कि आपके पास जो पैसा है इसको कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे, क्योंकि एक एसेट है और आपके पास जो एसेट का बैलेंस होगा उसको आपने डेबिट में ही लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी करके। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब आपने डिसाइड करना है आपको कैश मिला है या कैश दिया है। जहाँ जहाँ कैश दिया होगा उसको क्रेडिट में लिखना है, जहाँ से कैश मिला होगा उसको डेबिट में लिखना है। तो उसके बाद आपने डिफरेंस देखना है और बैलेंस को कैलकुलेट करना है। तो इतना ही काम है आज के लिए आपके लिए, और समझ में नहीं आएगा तो मुझसे आप एक बार ज़रूर पूछ लेगा। तब तक थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट डे पे हम देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग पोस्टिंग कैसे करते हैं। थैंक यू बेटा।